देखेंगे वो WBC। तो ये वाले इस वाले वीडियो में हम लोग जो पूरा WBC हम लोग ख़त्म कर देंगे। इसके पहले हम लोग ने ब्लड हम लोग चालू किए हैं, तो 2 वीडियो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दिया। तो हम लोग अभी WBC देखेंगे। तो बेसिकली अगर WBC बताऊँ तो सबसे पहले क्या WBC होता क्या है। WBC पहली बात तो एक कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। प्लस अभी हम लोग को पता है RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, पर इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। तो जो ल्यूकेमिया होता है वो WBC का कैंसर होता है, जिसमें क्या होता है WBC का नंबर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये होता है, ये हो गया। देन इसके बाद और RBC में कैंसर क्यों नहीं होता था, RBC का क्यों, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियस नहीं था, तो उसमें कैंसर नहीं हो सकता। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे फंक्शन का। तो इसका जो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन तो बेसिकली एज ए प्रोटेक्शन काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट पैथोजन। तो पैथोजन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कोई केमिकल हो गया, कोई फॉरेन बॉडी हो गई, कोई बैक्टीरिया वायरस, कुछ भी, कोई भी पैथोजन हो सकता है। ये नहीं है सिर्फ वो बैक्टीरिया वायरस है, तो कोई भी फॉरेन बॉडी हो गई, कोई केमिकल हो गया, कोई फिजिकल हो गया। तो ये सब में ये हो गया WBC। अब हम लोग देखेंगे तो WBC के ना टाइप होते हैं। तो टाइप ऑफ WBC अगर बात करूँ तो टाइप ऑफ WBC में क्या होता है, एक तो होता है ग्रेनुलोसाइड, एक ग्रेनुलोसाइड होता है, ग्रेन्युलोसाइड्स, और एक अग्रेनुलोसाइड। तो ग्रेनुलोसाइड में क्या क्या आते हैं, ग्रेनुलोसाइड में आते हैं अपने न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बाइसोफिल। तो 2 चीज़ें आती हैं अपनी, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बाइसोफिल। अग्रेनुलोसाइड में आता है अपने मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ये 2 चीज़ें आती हैं अपनी। देन अब इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे न्यूट्रोफिल के बारे में। तो न्यूट्रोफिल के बारे में हम लोग देखते हैं। न्यूट्रोफिल के बारे में बात करूँ तो जो न्यूट्रोफिल होता है, सबसे पहले एक ऐसा होता है न्यूट्रल कलर। इसका जो कलर होता है न्यूट्रल होता है। अभी ग्रेनुलोसाइड है तो इसमें क्या होता है, ग्रेन्यूल्स होते हैं। पर कौन से ग्रेन्यूल होंगे, न्यूट्रल ग्रेन्यूल, उसका कोई कलर नहीं होता। मतलब इसमें ये हो गया, मतलब इसमें जो ग्रेन्यूल होगा एसिड प्लस बेस दोनों रहेगा, एसिड प्लस बेसिक दोनों ग्रेन्यूल्स रहेंगे। इसी के लिए क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। अब इसमें जो हम लोग स्टेन यूज करते हैं, वो हम लोग स्टेन यूज करते हैं जो तो ये हो गया। देन इसके बाद जो इसका अगर बताऊं तो इसके जो न्यूट्रोफिल का जो स्टोन यूज करते हैं, इसमें इओसिन हम लोग यूज करते हैं, इओसिन करके स्टेन है वो यूज करते हैं इसमें कलरिंग देखने के लिए। देन ये हो गया, तो एक बार ही कंफर्म कर लेना, मुझे उतना याद नहीं इस टाइम पे। देन इसके बाद इसमें जो लोब होते हैं, लोब इसमें मल्टी लोब्ड होता है, ये मल्टी लोब, तो ये मल्टी लोब होता है। तो बेसिकली कैसे होता है, मल्टी लोब होता है। अब देखो ये मल्टी लोब होता है, मतलब क्या, इसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं। तो इसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं, तो ये सब क्या है, न्यूक्लियस है। तो इसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं, और इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसमें एसिडिक ग्रेन्यूल्स और बेसिक ग्रेन्यूल्स दोनों होते हैं। तो एसिडिक ग्रेन्यूल होते हैं और बेसिक ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। इसी के लिए कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और इसका बात करूँ तो इसका 75 से लेके 72% के आसपास इसका नॉर्मल रेंज होता है। ये हो गया न्यूट्रोफिल के बारे में। अब न्यूट्रोफिल के बारे में देख लिया, अब थोड़ा बाइसोफिल के बारे में देखते हैं। तो बाइसोफिल के बारे में अगर बताऊँ तो बाइसोफिल कहता है बेसिक इन नेचर। मतलब इसमें ग्रेन्यूल कौन से रहेंगे, इसमें सिर्फ बेसिक ग्रेन्यूल्स रहते हैं। ये बेसिक ग्रेन्यूल्स रहते हैं इसमें। और कलर कैसा होता है इसका, ब्लू कलर होता है। तो ब्लू कलर मतलब उसमें बेसिक होता है। ये हो गया। देन इसके बाद अगर स्टेन इसमें कौन सा यूज किया जाता है, स्टेन इसमें यूज किया जाता है मिथाइल, ये अपन सबको पता है, मिथाइलिन ब्लू करके स्टेन है, वो यूज किया जाता है इसमें। अब अगर देखूँ तो ये न्यूट्रोफिल हो गया। अब अगर मैं बताऊँ इओसिनोफिल, तो इओसिनोफिल एसिडिक ग्रेन्यूल होता है, 2 to 3% होता है, और बेसोफिल 0 to 1% होता है अपना। अब अगर इसका परसेंटेज वाइज बताऊँ तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल ज़्यादा, फिर इओसिनोफिल, फिर बाइसोफिल। उसके बाद अगर साइज बताऊँ, साइज अपोजिट हो जाता है, सबसे ज़्यादा बाइसोफिल का, फिर इओसिनोफिल का, फिर न्यूट्रोफिल का। तो साइज में सबसे ज़्यादा बड़ा बाइसोफिल होता है। ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग ने ये देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अग्रेनुलोसाइड देखते हैं। अग्रेनुलोसाइड में अपने को पता है अग्रेनुलोसाइड में कौन कौन सा आता है, बेसिकली मोनोसाइड और लिम्फोसाइड।
तो हम लोग मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट में क्या होता है बेसिकली, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। इसमें क्या होता है, ग्रेन्यूल्स नहीं होते और इसमें मोर साइटोप्लाज्म, इसमें जो साइटोप्लाज्म है मतलब साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, वहाँ पे फ्लूइड होता है वहाँ पे, तो यहाँ पे मोर साइटोप्लाज्म होता है और इसका बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है, बीन शेप्ड न्यूक्लियस या फिर किडनी शेप्ड न्यूक्लियस बोल सकते हैं मोनोसाइट में। तो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे जो है स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म के लिए यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म ज़्यादा होते हैं। ये हो गया, ये मैंने बता दिया। अब इसके बाद मैं बताऊँ जो हम लोग बोलते हैं ना डीएलसी, तो डीएलसी मतलब डीएलसी में क्या क्या होते हैं, डीएलसी का मतलब क्या होता है, हम लोग ऐसे रिपोर्ट में देखो पढ़ते होंगे PLMEB, PL मतलब पोलीमॉर्फोसाइट। सो पोलीमॉर्फोसाइट को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूट्रोफिल। तो इसमें क्या होता है 70%, इसका लिम्फोसाइट का 25%, मोनोसाइट का 3%, इओसिनोफिल का 2% और बेसोफिल का 1%। और टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो कि एक एडल्ट में कितना होता है नॉर्मली 4000 से लेके 11000 तक। ये हो गया 11000 हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो ये हो गया। अब देखो सबकी जो लाइफ स्पेन है ना, लाइफ स्पेन जो होता है डब्ल्यूबीसी का सब में अलग अलग होता है। जैसे हम लोग ने आरबीसी का लाइफ स्पेन पढ़ा था, कितना होता है लाइफ स्पेन आरबीसी का 120 डे, पर इसमें सबका अलग अलग होता है। जैसे इसमें न्यूट्रोफिल की बात करूँ तो इसका 2 to 5 डे होता है, इसका 2 to 5 डे होता है लाइफ स्पेन न्यूट्रोफिल का। इओसिनोफिल का होता है 7 to 12 डे, 7 to 12 डे इओसिनोफिल का होता है। बेसोफिल का अगर बताऊँ तो बेसोफिल का होता है 12 से 15 डे। तो याद कैसे रखेंगे, अभी याद रखना, अगर इसको याद रहा तो ठीक, नहीं याद रहा तो भी ठीक। और मोनोसाइट का अगर बताऊँ तो मोनोसाइट का होता है 2 to 5 डे, तो नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बस ये ध्यान रखना एक बारी। उसके बाद अब हम लोग लिम्फोसाइट देखते हैं, तो लिम्फोसाइट में क्या क्या होते हैं। एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट होता है, इसको इम्यूनिटी में हम लोग देखेंगे, होता है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कहाँ पे इसका मैच्योरेशन होता है, थाइमस ग्लैंड में। और बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, मैच्योर कहाँ होता है, लिम्फ नोड में मैच्योर होता है, ये लिम्फ नोड में मैच्योर होता है। टी लिम्फोसाइट अपने को कौन सा इम्यूनिटी देता है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। और बी लिम्फोसाइट अपने को कौन सा इम्यूनिटी देता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये ध्यान रखने का, ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो क्या होता है कि जो लिम्फोसाइट होती हैं कभी कभी जब अगर मैं बोल दूँ ना डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज हो गया, डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या होता है ल्यूकोसाइट, तो ल्यूकोसाइट का नंबर क्या हो गया, इंक्रीज होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर इसी का नंबर डिक्रीज हो जाए डब्ल्यूबीसी का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूकोपीनिया मतलब डब्ल्यूबीसी का नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब हम लोग देखते हैं जो बेसिकली डब्ल्यूबीसी के नंबर होते हैं सब में अलग अलग होते हैं। फिजियोलॉजिकल डब्ल्यूबीसी में सबके नंबर अलग अलग होते हैं। जैसे इन्फेंट की बात करूँ तो जो इन्फेंट मतलब लेस देन 1 ईयर, तो इसमें कितना होता है, ये 20,000 डब्ल्यूबीसी होता है, कुछ 20,000 पर क्यूबिक mm3। उसके बाद चिल्ड्रेन में बताऊँ तो चिल्ड्रेन में 12 से लेके 15,000 तक, 12 to 15,000। और एक एडल्ट में तो मैंने बता दिया, एडल्ट में कितना होता है 4,000 से लेके 11,000 तक होता है डब्ल्यूबीसी। ये हो गया, तो ये हो गया। तो इन्फेंट में कितना होता है 12 से 15, और बच्चों और एडल्ट में होता है 4 से 11,000। उसके बाद चिल्ड्रन में कितना होता है 12 से 15, और इन्फेंट में कितना होता है बेसिकली 20,000 के आसपास। अब सेक्स में बात करूँ तो सेक्स में मेल में ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन फीमेल। अब उसके बाद बताऊँ, अब डब्ल्यूबीसी का नंबर किन किन कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल बताऊँ, तो सबसे पहले मेंसेस में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस जब बढ़ जाते हैं वहाँ पे, तो इसी के लिए डब्ल्यूबीसी का नंबर वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, पर ये फिजियोलॉजिकल इंक्रीजमेंट है। दूसरा, किसी को प्रेगनेंसी में लेबर के टाइम जब बच्चा डिलीवर होता है तभी भी उसमें बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी होती है तो वहाँ पे इन्फेक्शन का चांसेस होता है, तो उसी के लिए डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है। थर्ड बताऊँ, स्ट्रेस में भी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का जो नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये हो गया। देन उसके बाद बता दिया मैंने। और अगर बात करूँ
उसके बाद डाई यूरेनल में तो यहाँ पे जो आफ्टरनून में ज़्यादा होता है WBC का नंबर एज कम्पेयर टू मॉर्निंग, तो ये अपने को याद रखने का। तो जितने भी ऑब्स्ट्रक्टिव के केस हैं, मेंसेस हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, स्ट्रेस हो गया और उसके बाद डाई यूरेनल, ये सब में होता है। देन इसके बाद मैं बताऊँ तो ये हो गया अपना। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अप्लाइड, इसका अप्लाइड फिजियोलॉजी का हम लोग देख रहे थे, सॉरी तो इसका अप्लाइड फिजियोलॉजी हम लोग देख रहे थे। तो अप्लाइड फिजियोलॉजी, तो इसको मैं नए पेज पे ही लेता हूँ, तो थोड़ा टाइम जाएगा पर हम लोग इसको कंसेप्ट पूरा पढ़ लेंगे। तो अप्लाइड फिजियोलॉजी में क्या होता है कि सबसे पहले अप्लाइड फिजियोलॉजी, इसका हम लोग देखते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो अप्लाइड फिजियोलॉजी में क्या है, एक तो WBC का नंबर इंक्रीज हो जाए, इसी को हम लोग ने क्या बोलता है ल्यूकोसाइटोसिस, हम लोग ने बोल दिया था ल्यूकोसाइटोसिस। अगर सपोज करो WBC का नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, इसको हम लोग ने बोल दिया था, ये हो गया। तो सपोज किसी का टोटल ल्यूकोसाइड काउंट सपोज 200 है, तो ये क्या हो गया अपना ल्यूकोपीनिया। और किसी का टोटल ल्यूकोसाइड काउंट कितना है अपना, सपोज किसी का है अपना ले लिया मैंने 11,200, तो क्या ये ल्यूकोसाइटोसिस है, 11,000 से ज़्यादा है, तो क्या ये ल्यूकोसाइटोसिस है, नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत फ़र्क चल जाता है, तो इसको हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस नहीं बोलते। अगर यही हो जाए अपना 12,400, तो इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। तो 100-200 का फ़र्क में हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस या फिर ल्यूकोपीनिया नहीं बोलते। ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सपोज किसी में न्यूट्रोफिल का काउंट क्या हो जाए, न्यूट्रोफिल का काउंट किसी में डिक्रीज हो जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया मतलब न्यूट्रोफिल कम हो गया। किसी में लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ जाए तो लिम्फोसाइटोसिस, किसी में ईओसिन का नंबर बन जाए ईओसिनोफिल का, तो ईओसिनोफिलिया। तो ये सब अपने कंडीशन हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें। अब देखो, अब सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि टोटल ल्यूकोसाइड काउंट, जो टोटल ल्यूकोसाइड काउंट होता है, टोटल ल्यूकोसाइड काउंट किस में बढ़ जाता है, तो हम लोग अभी देखते हैं सबसे पहले। तो पैथोलॉजिकल, तो अभी हम लोग ने फिजियोलॉजिकल देखा है, WBC में, प्रेगनेंसी में या फिर मेंसेस में, स्ट्रेसफुल कंडीशन में, ये सब में WBC बढ़ जाता है। अब पैथोलॉजिकल में क्या होता है कि टोटल ल्यूकोसाइड क्या होता है, बढ़ जाता है, टोटल ल्यूकोसाइड काउंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अभी बताऊँ इसमें कौन कौन से डिजीज़ होता है। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट में बताता हूँ। सपोज किसी का टोटल ल्यूकोसाइड काउंट बढ़ता है, उसके साथ हो सकता है उसमें लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ जाए और उसमें न्यूट्रोफिल नॉर्मल। याद रखना, कभी भी अगर लिम्फोसाइट बढ़ेगा ना तो न्यूट्रोफिल उसके साथ नहीं बढ़ेगा, या तो न्यूट्रोफिल कम होगा या तो न्यूट्रोफिल नॉर्मल होगा। अब ये हो गया, तो या तो लिम्फोसाइट बढ़ गया, लिम्फोसाइट अगर बढ़ा तो न्यूट्रोफिल तो या तो नॉर्मल होगा या तो डिक्रीज होगा। और TLC इंक्रीज भी हो सकता है या नॉर्मल भी हो सकता है। और किसी में अगर न्यूट्रोफिल बढ़ रहा है ना, तो उसमें लिम्फोसाइट कभी नहीं बढ़ेगा, उसमें लिम्फोसाइट या तो डिक्रीज दिखेगा या तो नॉर्मल रहेगा। और इसमें जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो इंक्रीज भी हो सकते हैं और नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो ये कंसेप्ट कभी बोला, लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल कभी भी एक साथ नहीं बढ़ते। ये हो गया। देन इसके बाद अब मैं बताऊँ न्यूट्रोफिल किन कंडीशन में न्यूट्रोफिल इंक्रीज दिखेगा। न्यूट्रोफिल एक्यूट इन्फेक्शन होता है ना, एक्यूट, तो किसी को अगर अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है जस्ट, तो उसमें न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाता है, न्यूट्रोफिल का काउंट उसमें बढ़ जाता है। और किसी में क्या हो गया, अब लिम्फोसाइट काउंट कब बढ़ता है, तो कभी भी वायरल इन्फेक्शन होता है ना, वायरल इन्फेक्शन, या फिर किसी को क्रोनिक इन्फेक्शन होता है ना, क्रोनिक इन्फेक्शन, तो ये दो चीज़ों में क्या होता है, ये अपना लिम्फोसाइट बढ़ जाता है। पर याद रखने का, क्रोनिक इन्फेक्शन में मोर स्पेसिफिक है माइक्रोफेजेस, तो माइक्रोफेजेस मोर स्पेसिफिक होते हैं। क्रोनिक इन्फेक्शन में मोर स्पेसिफिक होता हूँ, तो लिम्फोसाइट तो बोल सकते हैं, पर माइक्रोफेजेस जो होता है क्रोनिक इन्फेक्शन में, बहुत ही स्पेसिफिक फाइंडिंग है कि माइक्रोफेजेस क्रोनिक इन्फेक्शन में बढ़े हुए मिलते हैं। और न्यूट्रोफिल सिर्फ एक्यूट इन्फेक्शन में बढ़ेगा, और याद रखना। अब और देखो, तो यहाँ पे बताऊँ तो न्यूट्रोफिल एक्यूट इन्फेक्शन के लिए मोर स्पेसिफिक है, और लिम्फोसाइट वायरल इन्फेक्शन के लिए मोर स्पेसिफिक है। मैक्रोफेजेस मोर स्पेसिफिक है किसके लिए, क्रोनिक इन्फेक्शन के लिए। ये हो गया। और ईओसिनोफिल ना, ये तो सबको पता है,
एलर्जिक कंडीशन के लिए, एलर्जिक कंडीशन के लिए। और एक और बताता हूँ, याद रखना, पैरासाइट इन्फेक्शन होता है ना, जैसे एस्केरिस हो गया या फिर फिलेरियासिस हो गया, फिलेरियासिस, इनमें ये बढ़ जाता है अपना इसमें ये बढ़ जाता है, क्या बोलते हैं, इयोसिनोफिल। अब बताता हूँ आगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो इसको हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं ल्यूकेमिया। अब इसके बाद हम लोग ये देख लिया आप लोग ने, तो टीएलसी बढ़ कब जाता है, इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। टीएलसी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कोई भी बढ़ जाता है एक्सेप्ट टाइफाइड। तो याद रखना, टाइफाइड में क्या होता है, टीएलसी कम हो जाता है। और टाइफाइड हम लोग को पता है बैक्टीरियल डिजीज़ है, सैल्मोनेला टाइफी कॉज होता है, तो टीएलसी इसमें कम हो जाता है टाइफाइड में। और किसी में क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, किसी में इन्फ्लामेशन, तो उसमें भी डब्ल्यूबीसी बढ़ सकता है। किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी, उसमें भी बढ़ सकता है। ब्लड कैंसर में भी बढ़ जाएगा डब्ल्यूबीसी, ब्लड कैंसर, तो इसमें तो डब्ल्यूबीसी जो होता है बहुत ज़्यादा 1 लाख के ऊपर चले जाता है। ये हो गया। और एलर्जी कंडीशन में मेनली इयोसिनोफिल बढ़ता है अपना, ये ध्यान रखना डब्ल्यूबीसी में। और इयोसिनोफिल में एलर्जी कंडीशन में भी ल्यूकोसाइड टीएलसी बढ़ सकता है। तो बैक्टीरिया एलर्जी, तो इसको याद रखेंगे, टीएलसी मतलब ल्यूकोसाइटोसिस किस में होगा, पैथोलॉजिकल ल्यूकोसाइटोसिस किस में होता है, एलर्जी, टीबी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये भी माइक्रोबैक्टीरियम, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन याद रखो, तो इसमें टीबी आ गया। देन इसके बाद थर्ड क्या है, ब्लड कैंसर, जैसे ल्यूकीमिया। तो 4 चीज़ें याद रखना, इसमें ल्यूकोसाइटोसिस होता है। अब जैसे बात कर रहा हूँ मैं ल्यूकीमिया के बारे में, तो ल्यूकीमिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। ल्यूकीमिया, तो ल्यूकीमिया बेसिकली क्या होता है, ब्लड का कैंसर होता है, ब्लड का कैंसर होता है। इसमें जो डब्ल्यूबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा। और इसके भी टाइप होते हैं, ALL हो गया, ALL, AML, CLL, CML, मतलब क्या, एक्यूट लिम्फोइड लिम्फोमा, मतलब ये लिम्फोसाइट का ट्यूमर होता है, कैंसर होता है। एक्यूट माइलॉइड लिम्फोमा, तो ये मोनोसाइट का होता है। और ये क्रोनिक लिम्फोइड, तो ये भी लिम्फोसाइट का है। क्रोनिक माइलॉइड लिम्फोमा, तो ये भी मोनोसाइट का होता है। तो ये अपने को ध्यान रखने का रहता है, ये अपन ध्यान रखने का, ये हो गया। तो माइलॉइड, उसमें मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल भी आ गए, इसमें मोनोसाइट के साथ न्यूट्रोफिल भी आ गए। अब हो गया, तो मैंने बताया था माइलॉइड में मतलब न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, ये सब आ जाएंगे अपना। लिम्फोसाइट को छोड़ के सब डब्ल्यूबीसी का ट्यूमर है माइलॉइड में, जो है लिम्फोसाइट को छोड़ के, और लिम्फोइड वाला सिर्फ लिम्फोसाइट का है। अब देखो, अब हम लोग कॉज ऑफ ल्यूकीमिया देखते हैं। तो कॉज ऑफ ल्यूकीमिया बेसिकली क्या होता है, कॉज ऑफ ल्यूकीमिया, तो सबसे पहले ल्यूकीमिया क्या होता है, अब नॉर्मल इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी, क्योंकि यहाँ पे पर देखो जो ल्यूकीमिया, सबसे पहले इसको डिफाइन कर देता हूँ मैं, ल्यूकीमिया को डिफाइन कर देता हूँ। तो प्रोडक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी विथ एबनॉर्मल एंड इमेच्योर सेल, मतलब क्या कि डब्ल्यूबीसी का नंबर इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पर इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी इमेच्योर होते हैं और एबनॉर्मल होते हैं। इसी के लिए कैंसर में इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है। कैंसर में क्या होता है, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ रहती है। क्यों कंप्रोमाइज़ रहती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी तो बहुत ज़्यादा हैं, बढ़ गए तो प्रोटेक्शन होना चाहिए, पर डब्ल्यूबीसी कोई काम का नहीं है, डिफेक्टिव डब्ल्यूबीसी है, इमेच्योर डब्ल्यूबीसी है, तो इसी के लिए इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। ये हो गया। देन इसके बाद कॉज ऑफ ल्यूकीमिया में बताऊं तो सबसे पहले टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, और किसी को केमोथेरेपी है, किसी कोई एक्सरे बार बार करा रहा है, किसी को फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक प्रॉब्लम, तो ये सब में रेडिएशन, एक्सरे वगैरह, कुछ केमिकल सब्सटेंस, ये सब कॉज कर देते हैं ल्यूकीमिया। ये हो गया। अब साइन सिम्टम अगर ल्यूकीमिया की बताऊं तो साइन सिम्टम थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ल्यूकीमिया का, अभी पढ़ ही रहे हैं तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ल्यूकीमिया। तो देखो सबसे पहले बंदे में क्या होगी, एनीमिया। क्योंकि बॉडी जो बोन मैरो डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो जो है उसमें आरबीसी का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, तो एनीमिया। वेट लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब होगा। डिजीनेस,
डिजीनेस होगा। लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, क्योंकि ये WBC का है तो लिम्फ नोड इनलार्जमेंट हो जाएगा। लिम्फॉइड, जितने भी लिम्फॉइड ऑर्गन है उनका इनलार्जमेंट हो जाएगा। जैसे स्प्लीन हो गया तो स्प्लीनोमेगली कर देगा। और ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स होता है कैंसर का। तो ब्लीडिंग हो गया कि बिना किसी रीजन के ही ब्लीडिंग हो रही तो वो भी कैंसर हो सकता है, ये ध्यान रखने। तो ब्लीडिंग और वेट लॉस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कैंसर के, ये हो गया। अब आगे बताता हूँ मैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ WBC अब हम लोग पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ WBC, तो प्रॉपर्टी ऑफ WBC में सबसे पहला क्या होता है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है डायपेडिसिस। डायपेडिसिस, तो डायपेडिसिस का मतलब क्या होता है कि जो WBC है ये इसका सपोज एंडोथेलियल है, एंडोथेलियल है, यहाँ से WBC स्क्वीज आउट करती है। WBC स्क्वीज आउट करती है, कहाँ पे जाती है, सेल और टिश्यू के पास में जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायपेडिसिस, ये हो गया। दूसरा अमीबोइक मूवमेंट, तो WBC में क्या होता है, अमीबोइक मूवमेंट होता है, जैसे लिम्फोसाइड, मोनोसाइड, न्यूट्रोफिल, अमीबोइक मूवमेंट होता है, यहाँ पे अमीबा लाइक मूवमेंट होता है इसमें। थर्ड यहाँ पे होता है फाइगोसाइटोसिस, मतलब ये कोई भी पैथोजिन आते हैं ना, WBC के पास कोई भी पैथोजिन अगर आ गया तो उसको इंगल्फ कर देते हैं, इसको बोलते हैं पैगोसाइटोसिस। चौथा है केमोटैक्सिस, तो केमोटैक्सिस मतलब क्या होता है, केमिकल मूवमेंट ऑफ WBC इन रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल रिलीज। तो कोई भी इंजरी वगैरह होती है तो वहाँ पे केमिकल रिलीज होता है, तो वहाँ पे WBC का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये सब है, तो डायपेडिसिस, अमीबॉइक मूवमेंट, फाइगोसाइटोसिस और केमोटैक्सिस, ये सब याद रखने का। अब उसके बाद ये सब मैंने बता दिया। अब देखो फंक्शन ऑफ WBC तो मैंने बता दिया। सबसे पहले इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। और ये प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, तो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, जो ग्रेन्यूल अभी मैंने बताया ग्रेनुलोसाइड होता है, न्यूट्रोफिल ग्रेन्यूल्स होते हैं। इस ग्रेन्यूल में से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, केमिकल मीडिएटर रिलीज करते हैं, जैसे TNF अल्फा वगैरह हो गए, एक और इंटरल्यूकिन वगैरह हो गए, बहुत सारे केमिकल मीडिएटर होते हैं। तो एक बार बुक से देखने का, वो सब क्या करते हैं, वो फैगोसाइटोसिस करते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, पैथोजिन को। तो जो ग्रेन्यूल्स में केमिकल होते हैं वो फैगोसाइटोसिस और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजिन को, ये हो गया। अब मैंने बताया न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल का काउंट किस किस में इंक्रीज होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन देखते हैं न्यूट्रोफिलिया मतलब क्या, कि न्यूट्रोफिल का काउंट इंक्रीज मिल रहा है। तो किस केस में, एक एक्यूट इन्फेक्शन में, दूसरा हिमरेज में, तो हिमरेज में ऐसे ही लिखता हूँ, तो हिमरेज में, एक्यूट हिमरेज में, और कोई फॉरेन बॉडी हो गई, काट दिया, तो जैसे वाइपर स्नेक काट दिया तो उसमें, तो बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी गई हो तो उसमें। और न्यूट्रोपिनिया किस में दिखेगा, न्यूट्रोपिनिया तो मतलब न्यूट्रोफिल का नंबर किस में डिक्रीज, क्रोनिक इन्फेक्शन में, जैसे TB हो गया तो TB में WBC का नंबर कम होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना उसको। टाइफाइड में, उसके बाद क्रोनिक इन्फेक्शन में, उसके बाद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में न्यूट्रोफिल का नंबर कम मिलता है। तो किसमें न्यूट्रोफिल का नंबर कम मिलेगा, TB में कम मिलेगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, टाइफाइड, उसके बाद ये हो गया क्रोनिक इन्फेक्शन में, ये हो गया। तो यार पेज ईजी नहीं वैसा है, तो थोड़ा सा ये अभी इसको हम लोग थोड़ा ख़त्म कर देंगे, पर इसको हम लोग थोड़ा अभी देखेंगे, इसको बड़ा कंसेप्ट समझेंगे। अभी देखो, एक होता है रेस्पिरेटरी ब्रस्ट, ये कौन कराता है, बेसिकली न्यूट्रोफिल कराता है। इसमें होता क्या है कि ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस, तो यार 1 मिनट में ना इसको नया पेज लेता हूँ पूरा, तो उसमें हम लोग समझते हैं थोड़ा। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। देखो जो हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहले रेस्पिरेटरी ब्रस्ट। तो रेस्पिरेटरी ब्रस्ट क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस, तो ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस क्या होता है, O2 कंजप्शन होता है, और उसमें एज अ सबस्ट्रेट यूज करता है वो NADPH यूज करता है। तो ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है अपना सुपर ऑक्साइड, ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेस्पिरेटरी ब्रस्ट। और ये कौन कराता है, न्यूट्रोफिल करता है ये, बस ये ध्यान रखने का। तो NADPH, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, NADPH ये एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होता है ये। उसके बाद एक है इसमें पस क्या होता है, पस सेल एंड पस क्या होता है यार, तो कुछ नहीं होता ये पस सेल। तो जब WBC और बैक्टीरिया में फाइट होती है तो उसमें क्या होता है
कुछ फ्लूइड रिलीज होते हैं, प्लस कुछ वहाँ पे डेब्रीज रिलीज होते हैं, कुछ डेड WBC होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पस बोल देते हैं। तो पस मतलब क्या होते हैं, येलो फ्लूइड प्लस डेड WBC, और वहाँ पे कुछ फॉरेन सब्सटेंस होते हैं। तो बस यही होता है। अब देखो इओसिनोफिल तो मैंने बता दिया किस में इंक्रीज हो जाता है, एलर्जी में इंक्रीज होता है, पैरासाइट में, तो ये सब मैंने बता दिया है। तो ये हो गया। तो कोई भी सपोज अब मैंने बताया इओसिनोफिल किस में इंक्रीज हो जाता है, एलर्जी में। एलर्जी में इओसिनोफिल का नंबर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ये एलर्जी में। दूसरा पैरासाइटिक इन्फेक्शन में, जैसे अपना क्या हो गया, फिलेरियासिस हो गया, एस्कैरिस हो गया। तो सपोज कोई बच्चा है, कोई 8 साल का बच्चा है और कंप्लेन लेके आ रहा है एब्डोमिनल पेन का, और उसमें वो CBC कराया और इओसिन का लेवल इंक्रीज है, तो क्या डायग्नोसिस निकलेगी, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। तो उसमें अल्बेंडाजोल हम लोग ट्रीटमेंट में दे देंगे। ये हो गया। अब हो गया। और इओसिनोफिल का नंबर डिक्रीज किस में मिलेगा, तो इसमें इओसिनोफिल का नंबर डिक्रीज किस में मिलेगा अपने को, तो एक कसिंग सिंड्रोम होता है जो कि हाई स्टेरॉइड लेते हैं उनमें होता है, तो कसिंग सिंड्रोम में डिक्रीज मिलेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डिक्रीज मिलेगा क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रोफिल इंक्रीज मिल जाता है। स्ट्रेस में डिक्रीज मिलता है अपने को इओसिनोफिल। और प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड थेरेपी कोई ले रहा है तो उसमें भी डिक्रीज मिलता है इओसिनोफिल। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ बाइसोफिल। तो सबसे पहले बाइसोफिल मैंने बता दिया था 0.21% होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, अगर समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं। तो देखो जैसे अभी अपने को क्या पता होता है ना कि सपोज ये बाइसोफिल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये बाइसोफिल्स है। अब बाइसोफिल्स में कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हिस्टामीन होता है, इंटरल्यूकिन होता है, ब्रैडिकाइनिन होता है। इंटरल्यूकिन, हिस्टामीन, तो क्यों ना इसको लिख दिया जाए, इसको लिख देते हैं हम लोग। तो देखो ये बाइसोफिल, ये मेरा हो गया बाइसोफिल। बाइसोफिल्स में कुछ कंटेन है, जैसे हिस्टामीन है, ब्रैडिकाइनिन, और क्या है मेरा, ब्रैडिकाइनिन है। उसके बाद है हिपेरिन। तो ये सब सब्सटेंस है, सेरोटोनिन। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही एलर्जेंस आता है, एलर्जेंस या फिर कोई पैथोजिन आती है, जैसे भी यहाँ पे आता है और जैसे इसको टच करता है, जैसे इसको बाइसोफिल को यहाँ पे टच करेगा, आके इसके रिसेप्टर से ज्वाइन हो जाएगा, तो क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, बाइसोफिल ब्रस्ट होता है। और ब्रस्ट होता है तो ये सब रिलीज होते हैं, हिस्टामीन, ब्रैडिकाइनिन सब रिलीज होते हैं, और यही हिस्टामीन एलर्जी कराता है, इसको एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलते हैं। और एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक होता है मस्ट सेल, ये भी होता है, सिमिलर टू बाइसोफिल। तो ये भी सिमिलर होता है बाइसोफिल के। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेम सब्सटेंस इसमें भी होते हैं, हिपेरिन, हिस्टामीन, ब्रैडिकाइनिन, इंटरल्यूकिन, तो ये सब होते हैं बेसिकली। और जैसे ही क्या, और इंटरल्यूकिन अभी देखो, अभी बता रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पे एलर्जेंस आता है ना, तो मस्ट सेल क्या होता है, ब्रस्ट होता है। तो ये सब सब्सटेंस, हिस्टामीन, इंटरल्यूकिन, ये सब रिलीज हो जाते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं ब्लड वेसल में। तो ये क्या कराते हैं बेसिकली, एनाफाइलेक्टिक शॉक, एलर्जी करा देते हैं ये। तो इंटरल्यूकिन बेसिकली क्या कराता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो वहाँ पे ब्रेथलेसनेस के सिम्टम आते लगते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं मोनोसाइट। अब हम लोग लास्ट में देखते हैं मोनोसाइट क्या होता है। तो मोनोसाइट का मतलब भी बेसिकली ये भी क्या करता है, फाइगोसाइटोसिस। तो फाइगोसाइटोसिस रियल ये मैंने याद रखने का, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये सब फाइगोसाइटोसिस करते हैं। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है, मतलब क्या, अगर वार छिड़ी है तो सबसे पहले जो बंदा लड़ने जाएगा वो मोनोसाइट होता है। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है ये। और ये कौन से सब्सटेंस रिलीज करता है, एक ये इंटरल्यूकिन, माइक्रोफेजेस, ये सब रिलीज करता है। कुछ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये सब ये रिलीज करता है, इंटरल्यूकिन, तो ये सब ये रिलीज करता है। अब जो मोनोसाइट्स होते हैं वो ब्लड में तो मोनोसाइट हैं, पर बाहर जब जाएगा वो टिश्यू में ना, तो यही माइक्रोफेजेस बन जाता है। तो याद रखने का, माइक्रोफेजेस बन जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट याद रखने का, ब्लड में एक चीज़ मोनोसाइट है, पर वही चीज़ अगर बाहर चली गई टिश्यू में
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रोफेजेस। अब वो टिश्यू में क्यों जा रही है, जैसे लीवर में हो गया कपलर सेल, तो ये सब क्यों जा रही है, क्योंकि वहाँ पे फाइटिंग हो रही है। किससे फाइटिंग हो रही है, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन वगैरह वहाँ पे है। अब क्या होगा, ये मैंने बता दिया। उसके बाद फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, यार लिम्फोसाइट्स। तो फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट में सबसे पहले होता है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, देन इसके बाद है टी लिम्फोसाइट। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से देखने वाले हैं इम्यूनिटी के चैप्टर में। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट होता है ना बेसिकली, अभी इसको मैं आगे बता रहा हूँ। जो टी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट अपने कौन सा सेल्यूलर इम्यूनिटी देता है, सेल्यूलर इम्यूनिटी, सेल्यूलर इम्यूनिटी। अब देखो सेल्यूलर इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है ना, सेल्यूलर इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, सेल डायरेक्ट फाइट करता है, सेल डायरेक्ट फाइट, मतलब कोई इसमें कोई और नहीं फाइट करेगा, सेल डायरेक्ट फाइट करेगी, जो सेल है वही फाइट करेगी। तो यहाँ पे सेल डायरेक्ट फाइट करती है। और दूसरा क्या था अपना, बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट, तो बी लिम्फोसाइट में क्या क्या होता है, बी लिम्फोसाइट ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी क्यों बोलेंगे, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। ह्यूमरल इम्यूनिटी, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज करते हैं, जैसे गेम्ड, मतलब IgG, IgA, IgM, IgD। और ये बेसिकली डायरेक्ट फाइट नहीं करता, इनडायरेक्ट फाइट करता है। ये प्लाज्मा सेल सिक्रीट करता है, और प्लाज्मा सेल यही IgA, IgM सिक्रीट करते हैं, और ये फाइट करते हैं, मेनली ये फाइट करते हैं। अब ये हो गया। अब उसके बाद सिक्रेटरी केमिकल, तो टी सेल क्या सिक्रेट करता है, ये हम लोग देखते हैं। तो टी सेल जो होता है, जो कि अपने को सेल्यूलर इम्यूनिटी देता है, टी लिम्फोसाइट इसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या सिक्रेट करता है, इंटरल्यूकिन 2, 4, 5, 6 एंड 10 ये सिक्रेट करता है, और गामा इंटरफेरोन ये सिक्रेट करता है, और TNF अल्फ़ा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ये रिलीज करता है। ये हो गया। देन इसके बाद जो बी सेल होते हैं, बी सेल क्या सिक्रेट करते हैं, TNF अल्फ़ा सिक्रेट करते हैं, IgG सिक्रेट करते हैं, IgA सिक्रेट करते हैं, IgM सिक्रेट करते हैं, IgD सिक्रेट करते हैं, और IgE सिक्रेट करते हैं। तो ये हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी WBC। तो हम लोग ने पूरा WBC का जो कंसेप्ट है वो हम लोग ने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी का। तो इसको हम लोग इम्यूनिटी को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कि ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा डिफिकल्ट जाता है लोगों को। तो उसको हम लोग इम्यूनिटी को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसको 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे।